राजनाथ सिंह वहां बैठे अपने नेताओं को, अपनी पार्टी को संबोधित कर रहे हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कि भारत की राजनीति में यह एक युगांतकारी परिवर्तन लाने वाला क्षण है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और जैसी शानदार सफलता हमारी पार्टी ने प्राप्त की है, इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मतदान केंद्र पर काम करने वाला जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वहां से लेकर शिखर तक के नेतृत्व को इसका श्रेय जाता है। जो भी भाषण करना होगा, आज पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर का चुनाव करने के बाद ही मैं करूंगा। दो चार बातें जो भी आपसे करनी होंगी, क्योंकि समय हो चुका है, इसलिए मैं इस समय चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करता हूं। और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि जिसे हम लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी का पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पहली बार आना हो रहा है। मैं यही पूछ रहा था क्या चीफ मिनिस्टर रहते हुए कभी आना हुआ है कि नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके पहले कभी चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी इस पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मेरा आना नहीं हुआ है। सचमुच यह भी, इस कारण भी यह क्षण हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का है। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस समय अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्वाचन अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा हूं। इसलिए आप सबसे यही अपील करूंगा कि चुनाव जो होना चाहिए, फियरलेसली होना चाहिए और फेयरली होना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल, बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के लिए नाम आमंत्रित करता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम के निर्वाचन अधिकारी ने इस सभागृह सेंट्रल हॉल का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे पार्टी द्वारा नामांकित पार्टी के प्रधानमंत्री पद के लिए उनका मैं प्रस्ताव करूं। मैं अभी यहां बैठे बैठे, वैसे अडवाणी जी, मैंने इनके नाम का प्रस्ताव करने के लिए नहीं कहा है। मैं निर्वाचन अधिकारी हूं, आपको प्रस्ताव करना है। हाँ, मुझे करना है, लेकिन क्योंकि पार्टी ने पहले ही निर्णय कर लिया है कि कौन हमारे इस सारे चुनाव अभियान के दौरान में जनता के सामने हम किनको अपना नेता बना करके भेजना चाहते हैं, इसीलिए मैं कोई प्रस्ताव करूंगा तो वही करूंगा जो पार्टी का निर्णय है। लेकिन यहां बैठे बैठे आपके साथ मैं पीछे जब देख रहा था इस कक्ष के बारे में, इस सेंट्रल हॉल के बारे में, तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई थी कि 1946 से लेकर के जनवरी 1950 तक इसी सभागृह में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, जिसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का संविधान कैसा होना चाहिए इसका निर्णय किया। और ये महत्वपूर्ण बात है। ये बात अलग है कि यहां पर
स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिन जिन लोगों ने अलग अलग रूपों में संघर्ष किया, गांधी जी का है चित्र, सामने सावरकर जी का चित्र है, उस तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र है, लोहिया जी का, नेहरू जी का और लाल बहादुर शास्त्री का, और इन सब के चित्रों का तब सम्मान किया जाता है सांसदों द्वारा जब उनका जन्मदिन आता है। और मैं लगातार कोशिश ये करता हूं कि इसमें उपस्थिति ठीक तरह से रहे। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, लेकिन इसका उल्लेख मैंने केवल इसलिए किया कि इस कक्ष के बारे में उसका इतिहास वह महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान यही स्वीकार हुआ और भारत आज अगर विश्व भर में विख्यात है अपने लोकतंत्र व्यवस्था के लिए, तो उसका श्री गणेश भी यहीं से हुआ। मैं निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता के पद के लिए मैं गुजरात के लोकप्रिय व यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मान्यवर श्री लालकृष्ण आडवाणी जी द्वारा प्रस्तावित भारत के इस ऐतिहासिक कक्ष में भारत का एक नया इतिहास निर्माण होने जा रहा है। पहली बार इस कक्ष में एक ऐसे नेता, मैं मान्यवर श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के द्वारा प्रस्तुत श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम का बहुत ही हर्ष और अभिमान के साथ समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि ये सदन पूरे बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और श्री नरेंद्र भाई मोदी का नए प्रधानमंत्री के रूप में महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रेषित करने के लिए अधिकृत करेगा। Friends, I feel a great privilege and I feel proud to second the name proposed by Sri R. Krishna Advani ji for the leadership of the Bharatiya Janata Party Parliamentary Party. I second the name of Sri Narendra Bhai Modi, who is the darling of the masses of the country and who has brought this unique victory for us. It's really, in fact, a victory for the people. So I feel proud and happy to second the name proposed by Sri R. Krishna Advani ji, that of Sri Narendra Bhai Modi. आज हमारे सबके लिए आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है। आडवाणी जी ने इस सभागृह की विशेषता भी बताई है और मैं भी जीवन में पहली बार इस सभागृह में आया हूं। नरेंद्र भाई के साथ पहली बार आया हूं। बहुत अच्छी सफलता हमको मिली है। जिनके नेतृत्व में हमने विजय हासिल किया, वो नरेंद्र भाई का नाम आडवाणी जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए सुझाया है। मैं अपनी तरफ से आडवाणी जी ने जो प्रस्ताव दिया है उसका अनुमोदन करता हूं और पूरे विश्वास के साथ आप सबको और देश को देना चाहता हूं कि इस देश का भविष्य, इस देश का तकदीर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलेगा और हमारे देश को जो हमारा मिशन है, जो हमारी भावना है
कि दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में हिंदुस्तान का उदय विश्व में होगा, ये सपना पूरा होगा। इसके साथ नरेंद्र भाई को बहुत बहुत सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आज इस अपार प्रसन्नता के क्षण में मैं भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता के रूप में आदरणीय आडवाणी जी द्वारा प्रस्तावित भाई नरेंद्र मोदी जी के नाम का अनुमोदन करती हूं और वो बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हों, इसकी शुभकामना करती हूं। मैं आदरणीय आडवाणी जी द्वारा प्रस्तावित भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम की जो प्रस्तावना हुई है उसका समर्थन करता हूं। करिया मुंडा जी। मैं माननीय आडवाणी जी के द्वारा प्रस्ताव किया गया श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम जो प्रधानमंत्री के रूप में, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं श्रद्धेय लालकृष्ण जी आडवाणी जी द्वारा प्रस्तावित भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र जी मोदी के नाम का समर्थन करता हूं। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने संसदीय दल के नेता के रूप में भाई नरेंद्र मोदी जी का जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं अनुमोदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि देश के सारे जनता की अपेक्षा उनसे पूरी हो। मैं बड़े ही हर्ष, आनंद और गर्व के साथ आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी के द्वारा जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भारत के भाजपा के संसदीय दल के नेता के रूप में नाम प्रस्तावित हुआ है, उसका बड़े ही कृतज्ञता के साथ समर्थन करता हूं और पूरा विश्वास है कि उनकी अगुवाई में देश विकास की बुलंदियों को छुएगा। मैं आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी द्वारा प्रस्तावित आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल का नेता चुनने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। और कोई दूसरा नाम? मित्रों, आदरणीय आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता पद हेतु श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम का प्रस्ताव किया है और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पूरे संसदीय दल ने उसका समर्थन किया है। इसलिए निर्वाचन नहीं, मैंने देख रहा था, सबके हाथों की तरफ देख रहा था जो क्लैपिंग हो रही है। इसलिए निर्वाचन अधिकारी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम की घोषणा करता हूं।
सुषमा जी, शिवराज जी, माननीय शिवराज जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री अरुण जेटली जी, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्री डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय नितिन गडकरी जी, वसुंधरा राजे जी, मनोहर पर्रिकर जी, माननीय थावरचंद जी, माननीय रामलाल जी, मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर का चुनाव आप लोगों ने सर्वसम्मत किया है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार जिन्हें आपने अपना नेता निर्वाचित किया है, भाजपा संसदीय दल के नेता का, सभी लोग इस स्थान पर पहुंचकर फूलों का बुके देकर अथवा हार पहनाकर उनका स्वागत नहीं कर पाए हैं। इसलिए अपने ही स्थान पर बैठे बैठे मेज थपथपाकर एक बार उनका हार्दिक अभिनंदन करें और उनका स्वागत करें। स्टैंडिंग ओवेशन। मित्रों, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते जहां पर मैं इस समय प्रसन्न हूं, वहीं पर मैं रोमांचित भी हूं। माने इट इज ए हैप्पीनेस विथ थ्रिल, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि यह एक अभूतपूर्व क्षण है, यह एक ऐतिहासिक क्षण है भारत की राजनीति का। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1977 में भी जब जनता पार्टी थी, उस समय भी स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ था, लेकिन उस समय कई राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर जनता पार्टी बनी थी। वैसे जनता पार्टी बनने की औपचारिक घोषणा चुनाव के बाद हुई थी और उसके बाद 89 में यह श्रेय जाता है आदरणीय अटल जी को, आदरणीय आडवाणी जी को, कि जिन्होंने कि भारत की पॉलिटी को, भारत की राजनीति को बाईपोलर बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को उस समय भी एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी।
लेकिन इस स्वतंत्र भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को कभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी, जो गैर कांग्रेसी दल है, उसको स्पष्ट बहुमत ही नहीं हासिल हुआ है, बल्कि मैं कहूंगा कि 543 सीटों में 282 सीटों पर हम लोगों ने शानदार विजय प्राप्त की है। और आज हम सभी बड़े गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि आज हम जिस राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस राजनीतिक पार्टी ने अपना पॉलिटिकल स्टेचर स्वतंत्र भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी से भी बड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। 89 में आदरणीय अटल जी और आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में जब हम सब काम कर रहे थे, और जो उन लोगों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप भारत की राजनीति बाईपोलर हुई थी, द्विध्रुवीय हुई थी, तो उस समय देश की राजनीति कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गई थी। लेकिन आज जो 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस 16वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अब भारत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी वर्सेज आदर्श हो गई है। यह भी हम सबके लिए एक बहुत ही बड़े गौरव की बात है। एक राजनीतिक विचारधारा, एक और दार्शनिक अवधारणा लेकर हम लोगों ने स्वतंत्र भारत में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी। मैं आज याद करना चाहता हूं भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी को। मैं याद करना चाहता हूं स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को, कि एक सपना उन्होंने सजोया था कि हमारा भारत कैसा भारत होना चाहिए, एक सशक्त भारत होना चाहिए, स्वावलंबी भारत होना चाहिए, स्वाभिमानी भारत होना चाहिए। यह उनका स्वप्न था और उसी स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में इस देश के सभी कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, अपने जिस्म का पसीना बहाया है। लेकिन आज ये मुझे कहते हुए बेहद गौरव की अनुभूति हो रही है कि सचमुच उस पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय के स्वप्न को इस आजाद भारत की राजनीति में साकार यदि किसी के नेतृत्व में होते हुए जिसे हम देख रहे हैं, वह हमारे आज के भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, जो कुछ ही दिनों के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को इसका मैं श्रेय देना चाहता हूं। सचमुच यह अद्भुत क्षण है। वैसे जब कभी भी कोई परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन इस देश में हुए हैं, तो मित्रों मैं समझता हूं कि जनता की इतनी बड़ी भागीदारी उस परिवर्तन में नहीं हुई है जितनी बड़ी भागीदारी इस बार हुई है। यदि मैं कहूं 2009 में जहां पर इस देश की जनता ने लगभग 7.8 करोड़ जनता ने अपना मतदान किया था, तो इस बार हमारा वह वोट शेयर, माने वोट्स इवर पोल्ड, आज वह हो गया है 17.16 करोड़। इस बार जितनी पोलिंग हुई है, मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतनी पोलिंग जनता के द्वारा कभी नहीं हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐतिहासिक क्षण है और जो हम लोगों को विजय हासिल हुई है, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हुआ है। यदि एससी और एसटी को देखें तो सर्वाधिक एससी और एसटी सांसद भी यदि किसी के हैं तो वह हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही सर्वाधिक एससी और एसटी सांसद हैं। इतना ही नहीं है, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर मानी जाती थी, जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, तमिलनाडु है, ऐसे स्टेट्स में भी हमारा आज परसेंटेज ऑफ वोट ये बढ़ा है, हमारा वोट शेयर बढ़ा है। उड़ीसा में 22% जहां पर आज हमारा वोट शेयर है, वहीं पर वेस्ट बंगाल में वह अप्रॉक्सीमेटली 17% तक पहुंच गया है
और केरला में 10% और तमिलनाडु में थोड़ा कम है, अभी 5.5% तक वह पहुंच गया है। अन्य किसी राजनीतिक पार्टी के संबंध में मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, किसका कितना वोट शेयर है, करने की उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। हम लोगों ने पॉजिटिव एजेंडा के आधार पर इस बार चुनाव लड़ा है, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस। लेकिन यह विडंबना मानता हूं, यह दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि यह भरपूर कोशिश की गई है कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, ताकि जन सामान्य के ध्यान को, कॉमन मासेस के अटेंशन को इस पॉजिटिव एजेंडा से डाइवर्ट किया जाए। लेकिन मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि यह डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का जो एजेंडा रहा है, उससे देश की जनता का ध्यान हटने नहीं दिया। इसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो इस देश की जनता को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं। और हमारी कई ऐसी स्टेट्स हैं, सारी स्टेट्स के नामों की चर्चा करने का यहां पर कोई बहुत औचित्य नहीं है, फिर भी मैं उनकी चर्चा कर देता हूं, जहां पर कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर विजय प्राप्त की है। ऐसे राज्यों की संख्या 10 है। गुजरात, राजस्थान, गोवा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, दमन दीव, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ऐसे हमारे 10 राज्य हैं। और हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, इनमें अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विजय प्राप्त की है। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, अंडमान निकोबार तक और अरुणाचल से लेकर सोमनाथ तक शानदार विजय हमारी भारतीय जनता पार्टी को, बहनों भाइयों, यह हासिल हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार जब इंग्लैंड में चुनाव हुआ था तो कंजरवेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी के ऊपर विजय प्राप्त की थी। उसको भी वहां की जनता ने यह माना था कि एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। लेकिन यदि वहां के इतिहास का अध्ययन करें तो स्वाभाविक रूप से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वहां की इकोनॉमिक पॉलिसी ही केवल प्रभावित हुई थी उस राजनीतिक परिवर्तन के कारण। लेकिन इस बार जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है उसके परिणाम स्वरूप हमारे भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रेटिंग करने के लिए जो कुछ एजेंसीज होती हैं, उनमें से एक एजेंसी मूडी ने तो भारत को लाकर AAA कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। इसलिए और जनता की अपेक्षा है कि इस बार केवल आर्थिक दृष्टि से ही परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हम परिवर्तन करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में हमें निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं आज के क्षण स्मरण करना चाहता हूं नरेंद्र भाई मोदी के उस भाषण को जो हैदराबाद में उन्होंने दिया था। उसमें उन्होंने कहा था, मित्रों, यस वी कैन। आज पार्टी अध्यक्ष होने के नाते जितना मैं नरेंद्र भाई मोदी को जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि आज यस वी ही विल। उस समय उन्होंने कहा था यस वी कैन, आज मैं कह सकता हूं यस ही विल। करेंगे। और यह इस विश्वास के साथ मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि गुजरात में भी चीफ मिनिस्टर के रूप में उनको परफॉर्म करते हुए हम लोगों ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है। और सचमुच इस बार की जो विजय हासिल हुई है वो इस कारण भी हमको हासिल हुई है कि हमारी जो भी गवर्नमेंट जो सेंटर में थी अथवा आज जो हमारी स्टेट में गवर्नमेंट चल रही हैं, उनका जो गवर्नेंस का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके कारण भी देश की जनता को भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनेगी, नरेंद्र भाई मोदी जैसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, तो हम जैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं वैसे भारत का निर्माण करने में निश्चित रूप से हम सबको कामयाबी हासिल होगी। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए
यहां पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, वहीं पर समस्त देशवासियों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और साथ ही अंत में पुनः श्री नरेंद्र भाई मोदी का अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आदरणीय आडवाणी जी। आदरणीय आडवाणी जी। हरेक के जीवन में कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं, कुछ क्षण ऐसे बीतते हैं कि जिसको वो जीवन भर याद रखता है और कहता है कि मेरे इतिहास में ये प्रसंग भी हुआ था। आज का प्रसंग उनमें से एक है। जैसे नरेंद्र भाई ने कहा, नितिन जी ने कहा कि वे इस कक्ष में पहली बार आए हैं, इस सेंट्रल हॉल में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं, तो ये भी उनके जीवन में एक ऐतिहासिक प्रसंग बनेगा कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनेंगे और कभी यहां पर आकर के अनेक बार जो उनको संबोधित करने का अवसर मिलेगा बाहर के लोगों को, देश के लोगों को, तो उसमें कह सकते हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ही एक प्रकार से इस कक्ष में आया। मैं मानता हूं कि इन दिनों में नरेंद्र भाई के माध्यम से जो अभियान चला है और जिस अभियान के परिणाम अभी 2 दिन पहले आए हैं और जिन परिणामों के फलस्वरूप ही हम आज का ये कार्यक्रम करके और उनको एक महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंप रहे हैं, ये सारे के सारे ऐतिहासिक प्रसंग बन रहे हैं, सारे के सारे। अब मैं पीछे देख करके जब देख रहा था ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब से लेकर के कब तक यहां बैठी, कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार किया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जनवरी 1950 में। 46 में तो शुरू हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन मैं इस बात को कभी भूल नहीं पाता हूं कि ये जो संसद भवन है वो संसद भवन बना था, बन करके तैयार हुआ था 1927 में और 1927 में मेरा अपना जन्म हुआ और 20 साल तक मैं अंग्रेज के शासन में रहा। 47 में आजादी मिली और वो पूरे 20 साल मन में एक ही तमन्ना होती थी, स्कूल में था या कॉलेज में था, कि भारत स्वतंत्र कब होगा। और 47 में भारत स्वतंत्र हुआ तो 47 में एक ऐतिहासिक क्षण आया। मैं कराची में था उस समय और बचपन से लेकर के एक कमजोरी मेरे स्वभाव में रही है जिसका मैं कोई उत्तर नहीं ढूंढ पाया हूं। एक बार रीडर्स डाइजेस्ट में जरूर एक आर्टिकल पढ़ा था कि बहुत भावनात्मक लोग होते हैं तो उनके लिए कोई उनकी आलोचना करे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई उनकी प्रशंसा करे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं सोचने लगा कि ये क्यों होता है। तब रीडर्स डाइजेस्ट में एक आर्टिकल पढ़ा था कि ये एक इमोशनल कमजोरी है, लेकिन है। मैं सोचता हूं आज 47 से लेकर के आज तक के प्रसंग, तो उनमें एक 47 जब आजादी मिली बहुत खुशी हुई थी, आंखों में आंसू आए थे। उसके बाद एक बार जब इमरजेंसी लगी थी, हम लोग जेल में चले गए थे, तो हमने कहा ये क्या हुआ।
वाजपेयी जी, मैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के लिए बेंगलोर गए थे और वहां पर ले गए हमको कारावास में। क्या हुआ, फिर वो इमरजेंसी समाप्त हुई, जिस प्रकार से आंखों में फिर से आंसू आए। आज भी वैसे जब मैं यहां आया, नरेंद्र भाई मिले और नरेंद्र भाई का अभिनंदन मैंने किया तो आंखों में आंसू आ गए। और ये सारे के सारे प्रसंग ऐसे हैं कि जो मुझे याद दिलाते हैं कि ये मेरे लिए जिस पार्टी के माध्यम से जीवन भर देश की सेवा करने की, राजनीति को परिष्कृत और पवित्र और शुद्ध बनाने की कोशिश की है, उसके जीवन में भी ये ऐतिहासिक प्रसंग है। और मैंने कहा ना कि इसको कोई, मुझे कल भी किसी ने पूछा, आंखों में आंसू देख करके एक पत्रकार ने पूछा कि आंखों में आंसू क्यों है। मैं जब जा रहा था पार्टी ऑफिस में इसी प्रसंग में, तो मैंने उनको कहा कि अवसर आएगा तो मैं कभी कह दूंगा इसके बारे में, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों के द्वारा गुजरना, ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। मैं उनको एक बार फिर से अपनी ओर से, संसदीय दल की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये बल देता हूं इस बात पर कि जिस प्रकार का समर्थन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता नरेंद्र भाई मोदी को मिला है, ऐसा कभी किसी को पहले नहीं मिला है। इसके कारण भी हमारे ऊपर, केवल उनके ऊपर नहीं लेकिन उनके साथ साथ हम सब के ऊपर, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी आई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि उस जवाबदारी को जनता की अपेक्षा के अनुसार ही हम अवश्य पूरा करेंगे। मेरा एक बार फिर से अभिनंदन और प्रणाम स्वीकार करें। मित्रों, अब मैं निवेदन करूंगा अपने भाजपा संसदीय दल के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से कि कृपया वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को संबोधित करें। श्रद्धेय आडवाणी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय मुख्यमंत्री, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और नवनिर्वाचित सभी सांसद भाइयों और बहनों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने सर्वसम्मति से मुझे एक नया दायित्व दिया है। मैं विशेष रूप से आडवाणी जी, राजनाथ जी का भी आभारी हूं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिए हैं। मैं सोच रहा था कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहां होते, तो सोने में सुहागा होता। उनके आशीर्वाद सदा सर्वदा हम पर बने रहे हैं और बने रहेंगे। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र का मंदिर है और हम सब लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठ करके पूरी पवित्रता के साथ पद के लिए नहीं,
125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को हम समेट करके बैठे हैं और इसलिए पदभार जीवन में बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा मैंने कभी माना नहीं है। लेकिन कार्यभार, जिम्मेवारी, ये सबसे बड़ी बात होती है और हमें उसे परिपूर्ण करने के लिए अपने आप को सज्ज करना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा। 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आदरणीय राजनाथ जी की अध्यक्षता में मेरे लिए एक जिम्मेवारी तय की। 13 तारीख को तय हुआ, 15 से मैंने अपना काम शुरू किया, 15 सितंबर से। और पूरी तरह मन में एक कार्यकर्ता के भाव से जब संगठन दायित्व देता है तो शरीर का प्रत्येक कण, समय का प्रत्येक पल, पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसके लिए पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे ये संस्कार मिले हैं और इसलिए 15 सितंबर से जो एक परिश्रम यज्ञ शुरू किया और 10 मई को जबकि चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, मैंने अध्यक्ष जी को फोन किया। मैंने कहा मैं अहमदाबाद जाने से पहले दिल्ली आकर के आपको मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा आप थके नहीं हो क्या अभी भी? मैंने कहा नहीं, मुझे रिपोर्ट करना है। मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे जो काम दिया है वो दायित्व 10 मई शाम को पूर्ण हो रहा है, मुझे रिपोर्ट करना है, इसलिए मुझे आना है। वो संकोच कर रहे थे, हंस भी पड़े। मैंने कहा मैं आ रहा हूं। खैर मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में था, मैं दिल्ली पहुंचा, उनके पास गया। और एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह मेरे अध्यक्ष को मैंने रिपोर्ट किया कि 13 सितंबर से जो दायित्व आपने दिया है 10 मई तक मैंने उनसे कहा कि आपने जो काम किया मैंने भली भांति करने की कोशिश की है, लेकिन एक कार्यक्रम मेरा नहीं हो पाया। वो मेरे तरफ देखते रहे। मैंने कहा मैं इतने दिनों से दौड़ रहा हूं, लेकिन 9 मई को ही इतने सारी दौड़ धूप के बीच, इतने पूरे अभियान में सिर्फ एक कार्यक्रम मुझे कैंसिल करना पड़ा, एक, और वो भी गोशी का, जहां पर हमारे जिला अध्यक्ष जो रैली की चिंता कर रहे थे, सुशील राय, अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते इस पवित्र धरती पर भी आपको रिपोर्ट करता हूं कि मैंने जो काम दिया उसको पूरी तरह करने का प्रयास किया है।
फिर भी कुछ कमी रही हो। आप में से कुछ लोग होंगे जिनकी अपेक्षा होगी, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया हूं। लेकिन लगता है कि मेरा न पहुंचने का निर्णय सही था, ताकि आप यहां पहुंच गए। मुझे भरोसा था कि आप आएंगे। एक कार्यकर्ता की भूमिका, उसे ही मैंने जीने का प्रयास किया है। जैसे यहां बताया गया कि मैं पहली बार यहां आया हूं, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना, उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है। लेकिन हम इस ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हैं, तब मैंने प्रारंभ में कहा, यह लोकतंत्र का मंदिर है। 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं इस पवित्र मंदिर पर टिकी हुई है। और मैं आज देश को आजादी दिलाने वाले, आजादी के लिए मर मिटने वाले, आजादी के लिए जीने वाले, आजादी के लिए खपे हुए उन सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूं, ताकि उनकी बदौलत आज देश स्वतंत्रता की अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। मैं भारत के संविधान निर्माताओं को भी प्रणाम करता हूं कि उन्हीं की बदौलत आज इस पवित्र संविधान के कारण ही लोकतंत्र की ताकत का परिचय दुनिया को हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, मुझे इन दिनों विदेश के महानुभावों से जब बात होती है, और जब मैं उनको कहता हूं कि 550 मिलियन वोटर, तो उनको पहले तो आश्चर्य होता है, इतना बड़ा इसका स्केल है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को जो संविधान दिया, उसकी ताकत देखिए कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति आज यहां खड़ा हो पाता है। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये संविधान का सामर्थ्य है, जिसने हमें देश के सामान्य से सामान्य नागरिकों एक ताकत दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जय, किसी का पराजय, ये मुद्दा अपनी जगह पर डिबेट का है। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि भारत का सामान्य से सामान्य नागरिक एक नए आत्मविश्वास का उसके भीतर संचार हुआ है कि यही एक व्यवस्था है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। लोकतंत्र के प्रति उसकी आस्था बड़ी है। यह अपने आप में किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन भाइयों बहनों, आखिरकार सरकार किसके लिए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है। देश के कोटि कोटि युवकों को समर्पित है और मान सम्मान के लिए तरसती हमारी मां बहनों के लिए समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है।
और इसलिए हम सबकी प्राथमिकता उनकी आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हो, यही हमारा प्रयास रहेगा। और हम सबकी वही जिम्मेवारी है, क्योंकि हमें गरीब से गरीब आदमी ने यहां भेजा है। मैंने इस बार हिंदुस्तान के एक नए रूप को देखा है मेरे चुनाव प्रचार अभियान में। मैंने भारतीय जनता पार्टी की रैलियों का भी एक नया कलेवर देखा है। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके शरीर पर एक ही वस्त्र था, फिर भी कंधे पर भाजपा का झंडा था। ये तबका कितनी आशा और अपेक्षाओं के साथ हमारे पास आया है, और इसलिए हमारे सपने हैं उनके सपनों को सच करने के लिए। भाइयों बहनों, आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया। मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो पार्टी ने की है कि इस मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। भाइयों बहनों, मैं कभी ये सोच नहीं रखता हूं कि पुरानी सरकारों ने कुछ किया नहीं है। ये सोच मैं नहीं रखता हूं, और न ही भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता रखता है। देश आजाद हुआ तब से जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने अपने अपने तरीके से देश की सेवा करने का प्रयास किया है, अपने अपने तरीके से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जो जो अच्छा हुआ है उसके लिए वे सभी सरकारें बधाई के पात्र हैं। उन सरकारों का नेतृत्व करने वाले सभी बधाई के पात्र हैं, और हम सबका दायित्व बनता है जो अच्छाइयां हैं उसको लेकर के आगे चलें और अधिक अच्छा करने का हम प्रयास करें। हम भी देश को कुछ देकर के जाएं, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप हम कुछ करके जाएं। ये अगर हमारे मन का भाव रहा तो देशवासियों को निराश होने की नौबत नहीं आएगी। मैं ज्यादा इन दिनों टीवी वगैरह तो नहीं देख पाता हूं, ना अखबार पूरा पढ़ पाता हूं, लेकिन जो कुछ छोटा मोटा आता है, इस चुनाव नतीजों को अलग अलग तरीके से लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। अगर देश की जनता ने हंग पार्लियामेंट बनाई होती,
फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया होता तो ये कह सकते थे कि सरकार के प्रति सिर्फ गुस्से का कारण था या एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। वो तब होता कि सिर्फ फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता, लेकिन पूरी प्रक्रिया में इनका छोटा मोटा एलिमेंट रहता है, उसका कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत देने का मतलब होता है लोगों ने आशा और विश्वास के लिए मतदान किया है। ये पूरा वर्डिक्ट होप से है। और आपको स्मरण होगा जब अपनी राष्ट्रीय परिषद मिली थी, उस दिन मैंने कहा था कि चुनाव आशा का चुनाव है, होप का चुनाव है, और जनता ने उसी प्रकार से चले। 2013 में हमारी राष्ट्रीय परिषद मिली थी तालकटोरा में, और गुजरात में फिर एक बार हम सरकार बना करके आए थे और पार्टी ने हम लोगों का बड़ा सम्मान किया था। उस दिन एक बात मेरे मुंह से निकली थी, और मैं ये 2013 के जनवरी फरवरी की बात करता हूं, और मेरे से मुंह से एक बात निकली थी। पार्टी के सभी साथियों को मैं उसका स्मरण दिलाना चाहता हूं। उस दिन मैंने कहा था, हम चले या न चले देश चल पड़ा है। यह आवाज मेरे मुंह से निकली थी। और आज जब हम इतनी बड़ी संख्या में पूरा सेंट्रल हॉल लबालब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सेनानियों से भरा पड़ा है, उसका कारण देश चल पड़ा है। हम चले या न चले, उसी का नतीजा है। भाइयों बहनों, ये उमंग उत्साह ये अपना चलता रहेगा, लेकिन जिम्मेवारी का युग शुरू होता है, जिम्मेवारी का कालखंड शुरू होता है। शायद इस सभागृह में मेरी तरह बहुत लोग होंगे जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, और शायद देश में भी आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए किसी व्यक्ति के नेतृत्व में पहली सरकार बनेगी। अब तक देश में सारे नेता गुलामी के कालखंड में उनका जन्म हुआ था। ये बात हमको स्वीकार करनी होगी, जो हम आजादी में के कालखंड में पैदा हुए हैं। हमें आजादी का जंग लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें देश के लिए मर मिटने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें जवानी जेलों में खपाने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन कोटि कोटि जनों ने हमें देश के लिए जीने का अवसर जरूर दिया है। देश के लिए भले हम मर न पाए, देश के लिए भले हम जूझ न पाए, देश के लिए भले हमने अत्याचार झेलने का अवसर नहीं आया, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हर व्यक्ति को, इस सभागृह में बैठे हुए के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हम लोगों के लिए जीवन का संकल्प होना चाहिए, देश के लिए जिएंगे। समय का पल पल, शरीर का कण कण 125 करोड़ देशवासियों के काम कैसे आए, ये अगर हम सपना लेकर के चलते हैं तो देश बहुत तेजी से संकटों से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। भाइयों बहनों, मैं स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हूं, मेरे डीएनए में ही लिखा हुआ है शायद। मुझे जीवन में कभी निराशा वगैरह मेरा कोई पता नहीं वो क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं है। और एक बार यहां एक कॉलेज में मेरा भाषण हुआ तो मैंने कहा था, आज मुझे वो बात फिर से कहने का मन करता है। मैंने कहा किसी को ये गिलास बताओ तो कहता है कि ये आधा भरा हुआ है, कोई कहता है आधा खाली है। मेरी सोच तीसरे प्रकार की, मैं कहता हूं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। आपको खाली नजर आता होगा, मुझे नहीं आता है, मुझे हवा से भरा हुआ नजर आता है।
और इसलिए मैं कहता हूं, मैं बहुत ही आशावादी व्यक्ति हूं और सकारात्मक मार्ग के लिए आशावादी होना एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और आशावादी व्यक्ति ही देश में आशा का संचार कर सकते हैं। निराशावादी व्यक्ति कभी देश में आशा का संचार नहीं कर सकता। संकट आते हैं, किसको नहीं आए समाज जीवन में। मुझे याद है 2001 में गुजरात में जब भयंकर भूकंप आया, हम मौत की चादर ओढ़ करके सोए थे और पूरा विश्व मानता था अब गुजरात खत्म। देखते ही देखते वो खड़ा हो गया, दौड़ पड़ा। भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, निराशा छोड़नी होगी हमें। पुराने कितने ही बुरे अनुभव क्यों न हो, उसके आधार पर निराश मन को लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। कौन कहता है दुनिया का इतना बड़ी लोकतंत्र और जागरूक लोकतंत्र, जागतिक लोकतंत्र, ये अगर फैसला करे 125 करोड़ देशवासी, देश कहां से कहां पहुंच सकता है। 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले, देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। दुनिया में कौन देश है जिसका पर 6 ऋतुएं हो, 6 सीजन हो? ऐसा विश्व में कौन है? हम ही तो है। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है हम पर, प्राकृतिक संपदाओं से भरी हुई ये हमारी धरा उर्वरा है। यहां के लोग बाहर जाते हैं तो दुनिया में नाम कमाते हैं, सिर्फ उन्हें यह अवसर देने की जरूरत है। शक्ति तो उनके भीतर पड़ी हुई है, सिर्फ मौका देना है। अगर ये अवसर देने के भाव से हम आगे बढ़ें। इस चुनाव में 2 बातों पर हम लोगों ने बहुत बल दिया, उन बातों को हमें आगे बढ़ाना है, और वो है सबका साथ सबका विकास। हम सबका विकास चाहते हैं, लेकिन सबका साथ उतना ही अनिवार्य है। उस मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये चुनाव एक नई होप का चुनाव है, नई आशा का चुनाव है। और ऐसे सामर्थ्यवान साथी मुझे मिले हैं। इन सामर्थ्यवान साथियों से और अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों, 13 सितंबर को जो दायित्व मिला था, जिसको 16 मई को पूर्ण किया, आज जो दायित्व मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब 2019 में हम मिलेंगे, मैं आपको, देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, अपने लिए नहीं, देश के लिए जीऊंगा। और मैंने कहा, ये सरकार गरीबों को समर्पित है। जो कुछ करने के इरादे से बैठे हुए हैं, इच्छा है, उनके लिए है। भाइयों बहनों, 2015-2016 हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर आ रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का शताब्दी वर्ष आ रहा है। 2015-2016 चरैवेति 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 का मंत्र जिस महापुरुष ने जी करके दिखाया, और उसी से त्याग तपस्या के अधिष्ठान पर संगठन की पूरी व्यवस्था विकसित हुई। अभी से 2015-16 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी का पर्व कैसे हो, सामान्य व्यक्ति के जीवन में सुचिता का आग्रह कैसे हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमने जो रास्ते दिखाए थे, उसमें विचार की जितनी ताकत थी,
उससे ज्यादा ताकत आचार की थी। और आचार परमो धर्म, इस भाव से हम चले हुए लोग हैं, उसको हम कैसे निभाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी पर्व के लिए पार्टी भी सोचे, सरकार भी सोचे, और दरिद्र नारायण की सेवा, अंत्योदय, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दिए हुए हैं। और तब मैं कहता हूं ये सरकार गरीबों के लिए है, क्योंकि दीनदयाल जी के शताब्दी वर्ष में है ये सरकार होगी। भाइयों बहनों, वैश्विक परिवेश में भारत के इस चुनाव को और चुनाव नतीजों को बहुत ही सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। और जो पहला संदेश जाता है वो विश्व में भारत का रुतबा पैदा करता है। तो देश के कोटि कोटि जनों ने किसी दल की सरकार बनाई ऐसा नहीं है, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया ऐसा नहीं है। देश के कोटि कोटि जनों ने इतना उत्तम मैंडेट देकर के विश्व के सामने भारत का सर ऊंचा करने का अवसर पैदा किया। इस चुनाव को कौन जीता कौन हारा वो दायरे से देखने का समय वक्त चला गया। ये वो नतीजे हैं जो विश्व को भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य की ओर आकर्षित करने वाले हैं। और अब देश, जिन लोगों के मन में निराशा थी, दुनिया के कई देश भारत से बहुत अपेक्षाएं करते थे, आशा हिंदुस्तान के सामान्य मानवी में जगी है। वैसी आशा विश्व के मानवतावादी ताकतों में भी बढ़ी है। ये अपने आप में वैश्विक परिवेश में मैं इसको शुभ संकेत मानता हूं। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार पूरे अभियान में लाखों कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है, और एक बात समझिए भाइयों, ये मोदी जो आपको दिख रहा है ना, और मीडिया के मित्र भी समझे, और देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं, मोदी आपको दिखता है इसलिए नहीं कि मोदी बहुत बड़ा है। मोदी इसलिए दिख रहा है कि मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे अपने कंधे पर बिठाया है। और ये विजय, कभी हम ये गलती ना करें, देखिए मुझे टिकट दिया तो कैसा जीत गया, अब तक उसको मिलता था नहीं जीतता था, ऐसे भ्रम में हम न रहें। आज हमने जो कुछ भी पाया है वो 5 पीढ़ी खप गई है तब आया है। जब जनसंघ शब्द सुनकर के लोगों को समझ नहीं आता ये लोग कौन है, कोई धार्मिक संगठन है कि राजनीतिक संगठन, ये भी पता नहीं था। उस जमाने से दीवारों पर दिया जलाते जलाते खपे हुए अनेक परिवार हैं। मैं आज उन सभी पीढ़ियों को जिन्होंने राष्ट्रवादी विचार को लेकर के अपने अपने तरीके से तपस्या की है, जीवन खपाए हैं, उन सबको नतमस्तक होकर के नमन करता हूं। और हम भी न भूलें, हम आज अपने कारण यहां नहीं हैं, हम आज उन तपस्या के कारण यहां हैं। अगर इतना सा मन में हमेशा बना रहा, मैं नहीं मानता हूं कि हमें कभी भी समाज के लिए, दल के लिए, साथियों के लिए शिकायत का अवसर आएगा, कभी नहीं आएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये विजय भी हमारा नहीं है, उन 5 पीढ़ियों की तपस्या का है। ये विजय वर्तमान के उन लाखों कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ का है। और ये भारतीय जनता पार्टी संगठन के अधिष्ठान पर चलने वाली पार्टी है। हमारी ताकत संगठन है। हम में से कोई न संगठन से ऊपर है न संगठन से परे हैं, वही हमारे लिए सर्वोपरि हैं। उस भाव को लेकर के हम आगे की जिम्मेवारियों को निभाएंगे। फिर एक बार आडवाणी जी ने आशीर्वाद दिए, आप सबने मुझे एक नई जिम्मेवारी दी है। मैं भली भांति पूरी कोशिश करूंगा कि आपने मुझसे जो अपेक्षाएं की हैं, उन अपेक्षाओं में कभी भी
आपको नीचा देखने का अवसर नहीं आएगा, ये विश्वास दिलाता हूं। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।